सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो योगी आदित्यनाथ पिछले 48 घंटे से दिल्ली दरबार में हैं और यह उम्मीद की जा रही थी कि इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मतभेद खत्म हो जाएंगे। मगर जो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बेबाक में दे रहा हूं वो ये कि हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। और आज एक बहुत बड़ा दावा मैं करने वाला हूं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो रिश्ते बिगड़ गए हैं इस मुलाकात के बाद, क्या उसने नींव रख दी है 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार के लिए। आज बेबाक में मैं आपको एक एक मुद्दा आपके सामने समझाऊंगा पूरे तथ्यों के साथ। सबसे पहले दोस्तों यह तस्वीर देखिए, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं। आपको इस तस्वीर में बॉडी लैंग्वेज से चीजें समझ आ जाएंगी, हालात क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ इस तस्वीर में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे किसी बच्चे को उसकी टीचर ने बुलाया है, उसको डांट डपट कर जो है सामने बिठाया हुआ है। हाथ में हाथ बांधे हुए योगी आदित्यनाथ यहां बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात के आसपास और भी घटनाक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कहने को कल पहुंच चुके थे, मगर 48 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने उन्हें दिल्ली में बिठाए रखा। योगी आदित्यनाथ ने पहले यह कहा था कि जैसे कि आप जानते हैं कल उनकी अमित शाह से मुलाकात हो गई। यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर की भी मैं बाद में बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि कल ही तमाम मुलाकातें हो जाएं, मगर ना जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और आज जाके ये तमाम मुलाकातें हुई हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से वो मुलाकात कर रहे हैं और एक बार फिर उन्हें वो वही किताब दे रहे हैं, प्रवासी संकट का समाधान। अगर आप देखेंगे अमित शाह से जो मुलाकात हो रही है और ये किताब, ये भी वही किताब उनको दी है। तो आज भाजपा आला कमान और योगी आदित्यनाथ से हमारा सवाल बेबाक में है, प्रवासी संकट का समाधान। संकट किस पर है और क्या इस संकट का समाधान हो गया है? दोस्तों अब मैं आप एक एक करके बताना चाहता हूं कि ये जो पिछले 48 घंटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किस लिए बहुत जबरदस्त और खराब खबर लेकर आए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां पर आप अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को एक साथ देख रहे हैं। यहां पर अमित शाह भी कितनी आसानी से पीछे बैठे हुए हैं, उनकी पीठ जो है अपनी कुर्सी के पीछे है और योगी आदित्यनाथ अपनी उस सोफे के बिल्कुल कोने पर मानो बैठे हुए हैं, वो आगे की तरफ झुके हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि किसकी बॉडी लैंग्वेज कहां है और कौन झुका हुआ है। वो दोनों तस्वीरों पर एक बार फिर से निगाह डालिए। प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं और यहां पर देखिए अमित शाह से मिल रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग कह सकते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ दोनों से छोटे हैं, इज्जत दिखा रहे हैं। बात सही कही आपने, हो सकता है ये बात सही हो। अब इस तस्वीर का क्या जवाब है? आपके सामने अमित शाह का ट्विटर टाइमलाइन। और देखिए होता क्या है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल से भी वो मुलाकात करते हैं। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। मगर बड़ी खबर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए अमित शाह का ट्विटर टाइमलाइन। उन्होंने जब अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की तो क्या कहा, आपके स्क्रीन पर, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से भेंट की। अब देखिए जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो क्या कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। यानी कि अमित शाह की नजरों में अनुप्रिया पटेल और उनके अपने मुख्यमंत्री के बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि दिल्ली आला कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ से कितना नाराज है। और मैं एक और चीज बताता हूं आपको दोस्तों, इसके बाद दो और घटनाएं होती हैं जैसे ही योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से होती है। पहली घटनाक्रम, अनुप्रिया पटेल से तुरंत मुलाकात। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप अपने मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं
तो क्या उसी मुलाकात की बराबरी किसी और दल के नेता की मुलाकात के साथ की जा सकती है? भाजपा के लिए योगी आदित्यनाथ का मुकाम बहुत ऊंचा है। अनुप्रिया पटेल तो खैर उनकी पार्टी की भी नहीं है, दोनों के बीच में कोई बराबरी नहीं है। मगर अमित शाह की नजरों में आप देखिए, दोनों को उन्होंने बराबरी दी हुई है। यही नहीं, योगी से मुलाकात करते हैं और फिर तुरंत अनुप्रिया पटेल से मुलाकात करते हैं। और यही नहीं, अब इस शख्स पर गौर कीजिए, ए.के. शर्मा। यह वो शख्स है जिसे आज से 4 महीने पहले दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा गया था। ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, मोदी के खास, और इन्हें भेजा गया था लखनऊ ताकि इन्हें या तो डेप्यूटी सीएम बनाया जाए या उन्हें होम मिनिस्टर बनाया जाए या कम से कम कैबिनेट में शामिल किया जाए ताकि वो योगी पर नजर रख सकें। मगर योगी लगातार, आदित्यनाथ लगातार इन्हें रुस्वा करते रहे, इनकी बेइज्जती करते रहे, इनका अपमान करते रहे। ए.के. शर्मा को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। आप जानते हैं, एक खबर जो इस वक्त कहीं नहीं आई है, ए.के. शर्मा ने निषाद पार्टी के संजय निषाद की मुलाकात करवाई अमित शाह से इसके तुरंत बाद। अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी दोनों पिछड़े वर्ग के नेता हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि बेशक बीजेपी आला कमान ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और योगी को बतला दिया कि आपकी इस वक्त हैसियत कहां है। उन्होंने तुरंत पिछड़े वर्ग के इन दो नेताओं के साथ मुलाकात की। क्यों? क्योंकि योगी राज में हो क्या रहा है दोस्तों, आदित्यनाथ न चाहते हुए भी या जानबूझकर सिर्फ ठाकुरों के नेता बनकर रह गए। उनसे ओबीसी नाराज हैं, ब्राह्मण तो खैर नाराज ही हैं। हाथरस में जिस तरह से दलित बेटी का अपमान हुआ, दलित भी उनसे नाराज हैं। तो पिछड़े वर्ग के नेता नाराज और ब्राह्मण नाराज, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने एक जमाने में कांग्रेस के नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद को कल पार्टी में शामिल कराया। जितिन प्रसाद एक अरसे से कोई चुनाव नहीं जीते हैं, उल्टा पश्चिम बंगाल के चुनावों में इन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। उस जितेंद्र प्रसाद को पूरे गाजे बाजे के साथ शामिल करवाया। क्यों? क्योंकि जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण है, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। अब कहीं ना कहीं वो ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हमने जितेंद्र प्रसाद को शामिल कराया, हमारे मन में ब्राह्मणों के लिए बहुत इज्जत है। मगर ब्राह्मण देख रहा है, वो देख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, खराब कानून व्यवस्था के तहत शिकार होना पड़ रहा है कई जगहों पर ब्राह्मणों को। उसकी ढेरों मिसालें हैं सामने। अब मैं आपको बताता हूं ओबीसी की निगाह से इनके लिए चिंता की खबर क्या है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, एक जमाने में ओम प्रकाश राजभर, जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ में थे, इन्होंने क्या कहा है पढ़ के देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा वो क्या कहा है उन्होंने। भाजपा डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है, जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गया है, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लूटा, पिछड़ों को हिस्सेदारी न देने वाली भाजपा किस मुंह से पिछड़ों के बीच में वोट मांगने आएगी? इनको सिर्फ वोट के लिए पिछड़ा याद आते हैं। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा अपनाया है। जो भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं कि जो भी भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे। जी हां, और भाजपा को हराने के दावेदार कौन है? आपके स्क्रीन पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, मगर आप जानते हैं वो बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे। मगर अब भाजपा चिंतित क्यों है, मैं आपको बताता हूं। ओम प्रकाश राजभर एक जमाने में इनके साथ थे, वो उन्हें गालियां दे रहे हैं। अब यह खबर देखिए दोस्तों, यूपी बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व राज्य मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। दोस्तों तस्वीर देखिए, बीच में अखिलेश यादव और आसपास उनके जो हैं लोग खड़े हुए। खबर क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बांदा के बीजेपी से निष्कासित पूर्व राज्य मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जिला पंचायत सदस्य का बीजेपी से टिकट न मिलने पर
शिव शंकर सिंह पटेल ने पत्नी को निर्विरोध चुनाव लड़वाया था। इसी के बाद पार्टी विरोधी कार्य करने पर बीजेपी ने शिव शंकर सिंह पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज लखनऊ में शिव शंकर पटेल ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितिन प्रसाद जिसका कोई जनाधार नहीं है, जब वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो गोदी मीडिया उसको न जाने कितनी महान खबर बताता है। शिव शंकर सिंह पटेल जिसका जनाधार है पिछड़ों में, ओम प्रकाश राजभर जो पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या यह बड़ी खबर नहीं है? और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह गोदी मीडिया मुद्दे को किस तरह से छुपा रहा है। आपके स्क्रीन पर यह अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार है और क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ किस वजह से दिल्ली गए। इनका यह कहना है कि पार्टी और उनमें कोई फर्क नहीं है। और यही नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया है यह बताने में कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री में कोई मतभेद नहीं है। और वो किस खबर का हवाला दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर, यह देखिए इस अखबार ने क्या कहा है। विधानसभा चुनाव से पहले अलग राज्य की अटकलें, योगी और दिल्ली के बीच तनातनी का बड़ा कारण अलग पूर्वांचल। AK शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजने का कारण भी यही है। यानी कि क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई नहीं है। ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है। क्या है खबर, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच तनातनी की अटकलें चल रही हैं। सियासी हलकों में इसका कारण उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट विस्तार बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का विभाजन कर अलग पूर्वांचल राज्य का बनाने का विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व नौकरशाह AK शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजने और उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शर्मा कुछ समय से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना प्रबंधन संभाल रहे हैं। झूठ, झूठ और झूठ। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हाँ? मैं आपको क्या बतला रहा हूं दोस्तों, यह है मीडिया। और ये अकेला न्यूज चैनल नहीं है, मैं आपको, ये अकेला अखबार नहीं है, मैं आपको और भी दिखाता हूं। यहां पर ये देखिए, 3 राज्यों में यूपी के विभाजन की तैयारी, यानी कि पूरी फील्डिंग कर रखी है अखबारों ने, पूरी फील्डिंग कर रखी है न्यूज चैनल्स ने, यह बतलाने के लिए कि देखिए साहब, भाजपा में ऑल इज वेल, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई भाजपा आलाकमान की, मगर योगी जी का क्या? पिछले 2 दिनों से जो मुलाकातें हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके नौकरशाहों ने उनको यह बात समझाई हुई है कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात के दखल को कम करें तो आप अपने स्टैंड पर बने रहें। और यही वजह है दोस्तों, एक अरसे से वो दिल्ली नहीं जा रहे थे। एक अरसे से, यानी कि 4 महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात नहीं कर रहे थे। मगर जब हालात बद से बदतर होते गए, उसके बाद उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। मगर अब भी योगी आदित्यनाथ यह कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा। मगर दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। भाजपा आला कमान के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है। यह ना भूलें कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से ना उगलते ना निगलते बन रहे हैं। जी हां, अगर वो मुख्यमंत्री बने रहे तो भाजपा को नुकसान है। अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो एक और बगावत की स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं समाजवादी पार्टी के सूत्र क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्र कहते हैं कि भैया, हम तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में मानवाधिकार का हनन हुआ है। कोरोना को लेकर आपने देखा दोस्तों, हाहाकार मचा हुआ था। जो जनता त्रस्त थी उन्हें टारगेट किया जा रहा था, उन्हीं की बात को नहीं सुना जा रहा था। इसके अलावा उनके राज में आपने देखा ब्राह्मण नाराज, OBC नाराज, दलित नाराज, उनको टारगेट किया जा रहा है। मगर दिक्कत यह है कि पिछले 4 साल से भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा और RSS योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रही थी।
प्रसारण के जरिए, विज्ञापन के जरिए, झूठे प्रचार के जरिए यह बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के हाल थे। अब इस वक्त अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है तो भाजपा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो मेरा निजी तौर पर मानना है कि योगी आदित्यनाथ 2022 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मगर होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 2019 याद कीजिए दोस्तों, 2019 में करीब 200 विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरना कर रहे थे। इस खबर को तमाम न्यूज चैनल्स ने छुपा दिया था। बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों, सभी ने इस खबर को छुपा दिया था। अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा 2022 का चुनाव लड़ेगी तो उनके अपने विधायक उससे नाराज होने वाले हैं। उनमें जबरदस्त नाराजगी है दोस्तों, और पार्टी मानो दो फाड़ हो जाएगी। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि ये जो 48 घंटे योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, इससे मामला सुलझने के बजाय और खराब हो गया। इसने कहीं ना कहीं 2022 में भाजपा की उत्तर प्रदेश में हार की नींव तैयार कर दी है। मगर क्या बीजेपी हार जाएगी? मैं ये दावे के साथ नहीं कहूंगा, और मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने आपको अपने अन्य कार्यक्रमों में बताया कि कुछ घटनाक्रम होने लग गया है। मसलन अलीगढ़ में दलितों की बारात जाती है और एक मस्जिद के सामने उन बारातों को रोक दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी का एक नेता नाजिम अली कहता है कि मस्जिद में नमाज तो पढ़ी जा सकती है मगर सामने से बारात नहीं जाएगी। आपको याद होगा दोस्तों, जब यही काम ठाकुरों ने दलितों के साथ किया था तो आप और हम सब ने इसका मुद्दा उठाया था। आज ओवैसी का यह नेता आखिर क्यों टारगेट कर रहा है दलितों को? इसके पीछे की सियासत क्या है? उस इलाके में अब पूरा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो रहा है। अब रुख करते हैं बाराबंकी का बगैर किसी कारण के मस्जिद गिरा दी गई, मुसलमान सड़क पर आ गए। अब आप मुझे बताइए, बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम सियासत नहीं होगी तो क्या होगी? फैसल नाम के एक सब्जी बेचने वाले बेचारे की उम्र सिर्फ 18 साल की थी दोस्तों, उसको पुलिस ने बेरहमी से मार डाला। वो लॉकडाउन में सब्जी बेच रहा था, क्या गुनाह था उसका? मार डाला पुलिस ने उसे। इन तीनों घटनाओं में एंगल है मुसलमान, यानी कि मुसलमान के अंदर असंतोष पैदा करो, उसे टारगेट करो और फिर एक समाज के अंदर ध्रुवीकरण पैदा करो। भाजपा ने अपना काम शुरू कर दिया दोस्तों, और मुझे डर है कि एक बार फिर इन्हीं घटनाओं के सहारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगी। मुझे डर इस बात का है क्योंकि यही 2013 के दौरान हुआ था, मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए थे। उसके बाद जब 2016-17 हुआ था, उस दौरान भी आपको याद है प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में वही शमशान कब्रिस्तान का जिक्र किया था। और आपको याद होगा, पहला चरण का मतदान था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस पहले चरण के मतदान में 85 सीटें थी और एक रात पहले वहां पर एक सांप्रदायिक टकराव हो जाता है। और उस सांप्रदायिक टकराव का असर यह होता है कि बहुत बड़ी तादाद में 85 सीटों में भाजपा के समर्थन में वोट पड़ते हैं। ये जो तमाम बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई कल्पना की उड़ान नहीं है, सब तथ्यों पर आधारित है। और भाजपा को लगता है कि हिंदू मुस्लिम सियासत हम तभी खेल सकते हैं अगर योगी आदित्यनाथ हमारा चेहरा बने रहें। तो राजनीति बहुत पेचीदा है इस वक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश के। आप ये नहीं कह सकते कि योगी हट जाएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, नहीं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि योगी बने रहेंगे तो बीजेपी हार जाएगी, नहीं। कुछ भी हो सकता है। इसमें कई समीकरण हैं, कई कॉम्बिनेशंस हैं। ये एक अपने आप में गुत्थम गुत्थी है, एक अजीब और गरीब पजल है। और इस पजल में, इस पहेली में कौन सा टुकड़ा कहां जुड़ने वाला है इस वक्त कोई नहीं जानता दोस्तों। और यकीन मानिए अगले 8 महीने बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस चुनौती के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई तैयार है हराने के लिए तो सिर्फ अखिलेश यादव तैयार है। मुझे कभी कभी लगता है कि अखिलेश यादव दिखाई नहीं देते हैं जमीन पर, मगर फिर जब मैं समाजवादी पार्टी नेताओं से बात करता हूं कि आप लोग रोज जमीन पर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका जवाब बहुत दिलचस्प है। वो मुझे बताते हैं कि अभिसार मुझे बताइए मुरादाबाद में क्या हुआ था,
मुरादाबाद में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं। एकाध पत्रकार उनके साथ ऊंचे स्वर में बात करने लगते हैं और मामला बिगड़ जाता है। हालांकि उससे पहले होता यह है कि कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घुस जाते हैं होटल के अंदर और पत्रकारों से तू-तू मैं-मैं होती है। इस घटनाक्रम का नतीजा यह हुआ कि उस पूरे दिन पूरी मीडिया ने अखिलेश यादव को टारगेट किया। उन्हें डर इस बात का है कि अगर अखिलेश यादव अभी से मैदान में उतर गए तो बीजेपी क्या करेगी, अपने 95% गोदी मीडिया के जरिए रोज अखिलेश यादव के नाम की सुपारी निकालेगी। क्योंकि देखिए, मायावती का तो इन्होंने इंतजाम कर लिया है। मायावती आज की तारीख में भाजपा की आलोचना कब करती हैं बताइए? कभी नहीं करती हैं। तो मायावती का तो इन्होंने इंतजाम कर दिया, मगर अखिलेश यादव का इनके पास इंतजाम नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी आखिरी के कुछ महीनों में, अब ये 8 महीने तब उतरेगी, मगर मेरा कुछ और मानना है। बेशक समाजवादी पार्टी यह सोच रही है कि हमें आखिरी के 2-3 महीनों में उतरना है, मगर अगर आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आप में अपनी उम्मीद देखेगी तो इस सियासत से ऊपर उठिए और जनता के हक के लिए लड़िए। बहुत जरूरी है ये लड़ाई लड़ना, क्योंकि अगर आपने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो यकीन मानिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत आने वाले दिनों में बहुत उग्र होने वाली है। तो बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।